Nagpur's oranges, and Nagpur has a place called Zero Mile, which is the geographical center point of the country. In a way, Nagpur is also the center point of Indian politics, or at least the BJP politics. It is the headquarters of RSS. It is also the stronghold of BJP leader and Union Minister Nitin Gadkari ji. Today we are in Nitin Gadkari ji's house to do an interview on a range of topics. We will be talking to him about Indian politics, the influence of RSS on BJP and on Indian politics, and the work done by Nitin Gadkari ji's ministry and the goals he has in his next term in office. Gadkari ji, thank you so much for having us in your home for the interview. Thank you. नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीटीआई से बात करने का। बाहर तापमान 40 डिग्री है और कुछ ही दिनों में चुनावी तापमान 100 डिग्री चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चला जाएगा। आज आपने रैली की, बहुत भव्य रैली की। तो इलेक्शन से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 370 सीट आएंगे भाजपा को और 400 पार एनडीए को। आपका क्या विश्लेषण है? जरा हमें गणित समझाइए कि कहाँ, किन राज्यों से इतनी सीट आएंगी। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, 42 सीट थे पहले। देखिए, राज्य वाइज बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार साउथ में हमको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट और साउथ में हमने जो काम किया है 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, उसके परिणाम मिलना शुरू हुआ है। मैं मेरे ही डिपार्टमेंट से 3 लाख करोड़ के काम नॉर्थ ईस्ट में कर रहा हूँ। उसमें से 62,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं और करीब 1.5 लाख करोड़ के काम प्रोसेस में है, शुरू है, और 1 लाख करोड़ के काम और हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, 5 स्टेट में हमारा प्रेजेंस बहुत कम था। इस बार तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और उत्तर भारत में तो हमारा सब जगह हम जीतते आए ही है। तो इस बार मुझे लगता है कि 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 के पार एनडीए जाएगी और हम अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि देश के लोग विकास चाहते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के मन में होप है और इसका निश्चित रूप से उपयोग होगा और लोग हमें चुनकर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। कुछ सर्वे ये भी कहते हैं और ये ऑपोजिशन का भी कहना है कि 270 से थोड़ा कम ही भाजपा रुक जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर ये इट बिकम्स एन ओपन बुक कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप का क्या राय है इस पर? नहीं, हमारा पूरा विश्वास है कि हमें पूरी मेजोरिटी मिलेगी और 400 के पार हम जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बारे में मेरे मन में कोई संशय नहीं। हम लोग नागपुर में हैं। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर्स भी है। आरएसएस का एजेंडा जो था वो सारे अचीव हो चुके हैं। राम मंदिर जो था और आर्टिकल 370 और यूसीसी। तो अब आगे क्या बचा है और आपका पर्सनल एजेंडा क्या रहेगा? जो आरएसएस सेंटिनरी सेलिब्रेट होने वाला है अगले साल, तो आपका पर्सनल एजेंडा क्या रहेगा आरएसएस के तौर पे? मेरा पर्सनल एजेंडा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रहेगा, जहां से मैं चुनकर आया हूं, और आरएसएस का एजेंडा तो आरएसएस ही बताएंगे कि उनका एजेंडा क्या होगा। परम स्वयंसेवक के रूप में जो भी उनकी अपेक्षा होगी वो पूरा करना हमारा काम होगा। आपने जो कहा इलेक्शंस के बारे में कि 400 तो पार हो ही जाएंगे, ऑपोजिशन बहुत ही वीक हो चुकी है और भी वीक होती जा रही है। जैसे अब देखिए, जो केजरीवाल का जो प्रॉब्लम है वो कस्टडी में है। कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स के का नोटिस आ गया है 1,800 रुपए का करोड़ का। तो ये ऑपोजिशन का कहना है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड था डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट में, वो चला गया है। सो इजंट इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी, फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू फ्लरिश? ऐसा है, कानून अपना काम करता है। हम कोई हमारे दिमाग से निकाल के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो कानून में जो कुछ कमियां रही है उसके आधार पर केसेस बनती है, वो किसी के खिलाफ बनती है। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कोई संबंध नहीं है। अपनी एजेंसी अपना काम करते रहती है, सबके ऊपर वही काम चल रहा है। नहीं, वो बिल्कुल सही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जो टाइमिंग जो है उसकी वजह से ऑपोजिशन बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है।
अपोजिशन वीक करना या स्ट्रांग होना ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। उन्हीं को जब एक समय हम 2 थे और हमारी हालत एकदम कम हुई थी तो क्या हमें कोई सहानुभूतिपूर्वक पैकेज थोड़ी मिला था। हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे प्रतिकूल परिस्थिति पर मात करके बड़ी हुई, यही इतिहास है। उन्होंने भी प्रयास करना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए और लोगों का विश्वास संपादन करना चाहिए। और ये बात जरूरी है कि जितना महत्व लोकतंत्र के 4 पिलर है और उसमें से जुडिशरी है, मीडिया है, लेजिस्लेटिव विंग है, एग्जीक्यूटिव विंग है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को यशस्वी चलाने के लिए रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी ये भी उतनी जरूरी है। अपोजिशन पार्टी ने अपना काम करना चाहिए, रूलिंग पार्टी ने अपना काम करना चाहिए और लोकतंत्र ये ऐसा तकाजा है कि ये बदलते रहता है। तो जो भी हो, जहां भी रोल मिले वहां मेहनत करके फिर से वो पोजीशन हासिल करने की कोशिश करना, ये अपोजिशन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑपोजिशन पार्टी का ये भी कहना है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनको वेपनाइज किया जा रहा है रूलिंग पार्टी द्वारा। ये परसेप्शन गलत बात है। हम किसी को वेपनाइज नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम करता है। अब किसी के घर में 300-400 करोड़ रुपए की नोटें मिलती है जो लोग देखते हैं। अब जो इंक्वायरी होती है उसमें जो भी दोषी होते हैं तो कार्रवाई करते हैं। अगर उन एजेंसियों ने गलत कार्रवाई की तो कोर्ट में जाने का उनका अधिकार है। ये एक कोइंसिडेंस भी है कि बीजेपी का कोई भी नेता ईडी के नेट में नहीं आया, सीबीआई के नेट में नहीं आया। जो जितने भी आए हैं सब ऑपोजिशन के, और वो भी जो पहले उन्होंने जो काम किया था। तो इसका मतलब ये निकलता है, सारांश ये निकलता है कि पहले काफी करप्शन था जो अब एक्सपोज हो रहा है। ये आपका भी परसेप्शन ये है कि बिल्कुल सही है। जिन्होंने पुराने समय कुछ गलतियां की है वो एजेंसी के इंक्वायरी में आ रहा है। इसके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी करके हमारा और हमारे सरकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन वही ऑपोजिशन पार्टी के लोग जो बीजेपी को अटैक करते थे और जिनके अगेंस्ट करप्शन केसेस थे, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो लगता है कि एक वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स आ गई है, वो एकदम से स्वच्छ होकर निकलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कानून अपना काम करता है। जैसी जैसी परिस्थितियों में जो जो एविडेंसेस होते हैं उसके आधार पर एजेंसी अपना काम करती रहती है। इस प्रकार का आरोप गलत, बेबुनियाद है और कोई राजकीय दृष्टि से ऐसा कोई काम नहीं करता। चलिए करप्शन को छोड़ दीजिए, लेकिन जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत अटैक किया है बीजेपी के ऊपर, उनको लिया जा रहा है ये बीजेपी की जो ओपन डोर पॉलिसी है, इससे आप सहमत हैं? देखो, पार्टी की नीतियों से पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के विचारों के साथ मेरी कमिटमेंट है और पार्टी का हर निर्णय के साथ मेरी कमिटमेंट है। इस सवाल ही नहीं उठता कोई। अभी आपने देखा रिसेंटली प्रफुल्ल पटेल के अगेंस्ट जो चार्जेस थे वो उनको क्लीन चिट मिल गया है एयर इंडिया के मामले में। देखिए, जो सच्चाई थी जो इंक्वायरी में बाहर आया उसके ऊपर इसका भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री या और किसी का कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आरोप लगाए थे मनमोहन सिंह के खिलाफ। क्या भारतीय जनता पार्टी अपोलोजाइज करेगी, माफी मांगेगी मनमोहन सिंह जी से जो वो कांग्रेस पार्टी चाह रही है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जब आरोप लगाए थे तो कुछ बातों में तथ्य निकला है। कोल के इसमें कोल स्कैम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो कुछ निर्णय दिए उन लोगों के सामने है। जो विशेष रूप से टेलीकम्युनिकेशन का जो कांड निकला उसमें भी किस प्रकार की इंक्वायरी में पा रहा है ये भी लोगों को पता है। तो उस समय की जो कमियां थी वो हमने उठाई थी और परिस्थिति अनुरूप ऐसे उसमें से जो बातें निकली वो सिद्ध हुई है और गलत है तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो हमने उसके आधार पर टीका टिप्पणी की है, तो कोई गलत नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू को लेके चलते हैं। उसमें ये उभर के आया है कि जो भी रूलिंग पार्टी जो थी उनको बहुत सारा डोनेशन मिला गया और एक परसेप्शन था कि क्विड प्रो को एक तरह से हुआ गया। तो आर यू लिटिल अनकंफर्टेबल कि जो ऑप्टिक्स जो उसके सराउंडिंग है वो ठीक नहीं लगता? देखिए, मैं इसी एक मीडिया की टीवी मीडिया से बात कर रहा था तो ये तो होता ही है, जिसकी टीआरपी ज्यादा होती है उसको ज्यादा रेट मिलता है एडवर्टाइजमेंट का, जिसकी कम होती है उसको कम मिलता है। आज हम रूलिंग पार्टी है तो हमको एडवर्टाइजमेंट जैसे डोनेशन ज्यादा मिला। अगर कल कोई दूसरी पार्टी आती है फिर से तो उनको मिलेगा। जिस राज्य में वो सत्तारूढ़ है तो उनको फायदा होता है। पर ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड रियलिटी है कि उसको भी पैसे की जरूरत है। तो कोई न कोई सुनिश्चित ट्रांसपेरेंट मार्ग आपको ढूंढना होगा। सुप्रीम कोर्ट में विचार हो रहा है, मैटर सब जुडिस है, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। पर सुप्रीम कोर्ट जो कहे उसके बाद ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर
ये पॉलिटिकल पार्टी में वर्ल्ड में कुछ पार्टी देशों में पॉलिटिकल पार्टी को पूरा सरकार फाइनेंस करती है, तो इसका कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप यू आर वन ऑफ द रेयर पॉलिटिशियंस who has a very good relationship with all kinds of politicians, including opposition politicians. It's a rare quality that that political leaders have. Given that your relationship is so good with everybody, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे ऑपोजिशन को कि कैसे वो रिवाइव कर सकें अपने आप को? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हमारी भूमिका वही है। और जहां तक हम लोग जिस कन्विक्शन से हम बड़े हुए हैं कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी किसी भी निकष पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं हाईवे बना रहा हूं, तो यहाँ तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करो और फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे बनाना है और मैं बना रहा हूं, तो जो जो कॉन्स्टिट्यूंसी जाता है वहां रास्ता बनाना पड़ता है। तो मेरे यहाँ कई अलग अलग सांसद भी आते हैं, अलग अलग पार्टी के आते हैं, और मेरी सोच यही है कि जो काम हो सकता है नियम में बैठता है और सबका करना चाहिए, वही मैं प्रयास करता हूँ। और लोकतंत्र में यही अपेक्षा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर कहते थे कि मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, पर मनभेद नहीं होनी चाहिए। और आज हमारे देश में मतभिन्नता ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर मत शून्यता ये हमारी समस्या है। जो भी पार्टी में उस पार्टी की विचारधारा के साथ, कन्विक्शन के साथ, चाहे जीत हो चाहे हार हो, खड़े रहना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे याद है कि मैं इमरजेंसी के खिलाफ जब राजनीति में आया और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में मैंने इस कार्य की शुरुआत की, तो हमें अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, पर हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम करते रहे और करते करते एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। आज मोदी जी पिछले 10 साल से देश में राज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता अवसर देती है, पर उसके लिए पेशेंस रख के मेहनत करना पड़ता है। ये मत शून्यता की बात आपने रामनाथ गोयनका अवार्ड में भी कही थी, ये बिल्कुल सही बात है। ये कांग्रेस पार्टी आपको लगता है कि मत शून्यता की तरफ जा रही है और उनका फ्यूचर क्या होगा अगर इस तरह चलता रहा? अक्सर एक बात पर विश्वास रखता हूँ कि कोई पार्टी को उनके बारे में मैंने कहने के बजाय उन्होंने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। जहां तक मैं लोकतंत्र के एक कन्विक्शन के साथ लोकतंत्र पर आस्था रखने वाला कार्य करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शन। मैं कभी छुपाता नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं। राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड अंत्योदय, ये हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन, हमारा उद्दिष्ट है। और हम राजनीति इसी उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के रूप में इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, विश्वगुरु बनाना, वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा सपना है। और आर्थिक दृष्टि से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए हम देश के विकास को आगे लेकर जाए। हम रोजगार की निर्मित करें, गरीबी दूर करें और देश का विकास करें। यही हमारा विचारधारा है और चिंतन है। और इसीलिए मैं अभी नागपुर में, आप कभी जाओगे तो पूछो सबसे, मैं राजनीति नहीं करता। मैं अक्सर ये कहता हूं कि वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति है न केवल राजकारण और सत्ताकारण नहीं है। राजनीति का मतलब है समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण और सेवा कारण। मैंने 40-45 हजार लोगों के हार्ट के ऑपरेशन करके दिए। हार्ट, कैंसर, जो स्ट्रेचर पर आया, ऐसे 350 लोगों को मैंने जापान और लंदन से, यूके से लाके पैर लगा दिए, जो दौड़ने लगे, फुटबॉल खेलने लगे, बुलेट चलाने लगे। मैंने कोविड के समय 100 करोड़ रुपए की साहित्य पूरे विदर्भ में दिया। ऑक्सीजन प्लांट बनाए, कॉन्संट्रेटर लाए। इतना ही नहीं तो वेंटिलेटर 500 दिए लोगों को। अभी मैंने 1 लाख लोगों को आंखें जांच करके चश्मे दिए। करीब 25,000 लोगों का कैटरेक्ट ऑपरेशन मुफ्त में कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ सर्विसेज के सेक्टर में लोगों की सेवा करना, ये भी राजकारण है। और मैं किसानों के लिए काम करता हूँ। मुझे आज 8-9 डिलीट्स मिले, डॉक्टरेट, उसमें से 4 जो है वो किसानों में काम करने के कारण मिली है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ। अभी हमने NHI में 78,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। 4.5 करोड़ लोग 3 मीटर के नए पेड़ लगाए। पर्यावरण की रक्षा करना और विशेष रूप से एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है। मैं 2004 से ये कह रहा था,
कि हमारा किसान अन्नदाता है, फिर ऊर्जादाता बना, अब बिटुमिन बनाने लगा, बिटुमिन दाता हुआ, और अभी पानीपत में परली से 76,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन बन रहा है। तो बायो एनर्जी, बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास को बढ़ाना और किसान हाइड्रोजन तैयार करने वाला बने, ये किसान बायो एविएशन फ्यूल बनाने वाला बने। इथेनॉल तब आ गया है गाड़ियों में, मेरे पास गाड़ी है 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। अगर हिसाब लगाया तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आता है। तो ये जो कुछ बातें हैं जिससे डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसकी यूनाइटेड नेशन ने चर्चा की है, इन सब प्रयासों से ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसको हम सुखांक कहते हैं, वो आगे बड़ा करना देश का, यही हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हम काम कर रहे हैं। केवल किसी व्यक्ति मंत्री बनेगा, एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं, और ये करना चाहिए। और इसलिए मैं अक्सर कार्यकर्ता को भी कहता हूं कि आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विकास प्रकल्प और एक सेवा प्रकल्प चलाइए, और मेरी ये सोच है, मेरा ये कन्विक्शन है। हम लोग नागपुर में घूमे हैं और सबका यही कहना है कि आप जो भी कैंपेन करते हैं वो डेवलपमेंट पे ही कैंपेन करते हैं, कि आपने नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या किया उसी पे आप कैंपेन करते हैं। लेकिन हालांकि कई पॉलिटिशियंस जो इसमें नहीं मानते, वो धर्म जाति उस पे कैंपेन करते हैं। आपने कभी नहीं माना और नागपुर ने कभी वोट नहीं दिया। मैं कहता हूं कि नागपुर की जनता मेरा परिवार है। मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति कभी नहीं करूंगा। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स और पार्टी, इसके आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। जो सही काम है वो सबका करूंगा, और गलत काम लेकर मेरा अपना आता है तो नहीं करूंगा। हालांकि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ और थी जब आपने पॉलिटिक्स में कदम लिया, लेकिन अब आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ ऐसा नहीं है। मैं जब था तो यही है, मैं जो कह रहा हूँ यही संघ के संस्कार है, ये विद्यार्थी परिषद के संस्कार है। और संघ कोई जातिवादी नहीं, सांप्रदायिक नहीं। और जब जब मोरबी से लेकर अनेक देश में संकट आई तो संघ के स्वयंसेवकों ने इसी प्रकार से काम किया, और वही संस्कार लेके मैं काम कर रहा हूँ। हम कल भी थे तो हमारी सोच वही थी, आज भी है, वही है। अब काम करने के प्रकार आप नीचे में जाओगे, मेरे बिल्डिंग है, 5 बड़ी बड़ी एम्बुलेंसेस खड़ी है, एक आंखें जांच करने वाली 3 है, एक पैर लगाने वाली है, एक डेंटिस्ट का काम करने वाली है। तो मैं ये काम इसी को राजकारण समझता हूँ, और मेरा 80% टाइम सेवा करने में जाता है। जल संवर्धन में मैंने काफी गाँवों में पानी आया, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे अब जो 9 डिलीट्स मिले हैं उसमें से 4 डिलीट्स मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं गांवों को समृद्ध संपन्न बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। मैं किसानों में काम करता हूँ, उनकी आत्महत्या न हो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, बायोफ्यूल बनाता हूँ, अब हाइड्रोजन, अभी मैं एलपीजी बनाने का काम शुरू किया किसानों के साथ। मैं किसानों की फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां इकट्ठा करके मैं अमेरिका और कनाडा में सब्जियां एक्सपोर्ट करता हूं, अनेक प्रकल्प चलाता हूं। इसके पीछे भावना यही है कि इनकी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी कैसे मुक्त होगी, इनका विकास कैसे होगा, गांव में रोड कैसे बनेंगे, स्मार्ट सिटीज नहीं स्मार्ट विलेज कैसे बनेंगे, ये मेरी सोच है। इसके लिए काम करता हूँ। आपको याद होगा मैं 2014 में जब मंत्री बना तो ये जो साइकिल रिक्शा था, 1 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करते थे। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। मुझे बहुत खुशी है कि 1 करोड़ लोगों का जो मानवीय शोषण हो रहा था उसमें 70% लोग शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के थे। और मैंने उस नियम बनाया, कानून बनाया, ये सब ई रिक्शा लाई, ई कार्ट लाई, और 1 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त किया। ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा काम हुआ। तो मैं नेचुरली समाज के प्रति आवश्यकता के अनुसार सेवा भाव से काम करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है यही राजनीति है, यही राजकारण है। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, ये भी राजकारण सत्ताकारण नहीं था, वो भी राष्ट्रकारण था। हम लोग बहुत ज्यादा सत्ताकारण में जुड़ जाते हैं पर सही अर्थ उससे भूल रहे हैं। हम फिर से एक बार आप लौट चले और अपनी लाइन समाजकरण, राष्ट्रकरण, विकासकरण, सेवाकरण की तरफ लेके जाए तो हिंदुस्तान की लोकतंत्र में और मजबूती आएगी। शायद यही कारण है कि आपको माइनॉरिटी और दलित के भी वोट मिलते हैं यहाँ पर। हाँ देते, मैं जात पात मानता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं कर रहे हैं।
मैं ऐसी विचार से ऐसे ही चलूंगा। परिणाम क्या होगा उसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं पेशावर राजनीति के नहीं हूं। राजनीति मैंने ये पेशे के रूप में स्वीकार नहीं किया। पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे बहुत बड़ी क्षमता है, सब कुछ करने की ताकत मेरी है, ऐसी मेरी धारणा कल भी नहीं थी और आज भी नहीं। पर मैं इतना जरूर है कि पूरे महासागर में एक बूंद तो जरूर हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने पॉजिटिव काम से जितने बूंद में डाल सकता हूं सागर में उतने डालने की कोशिश करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।